जरा सोचिए, जजीरा नुमा अरब के जनूबी कोने का, जहां सहरा समुंदर से मिलता है। यहाँ दो मुल्क, ओमान और यमन, सदियों से एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इनकी सरहदें मिलती हैं, सकाफत में गहरी जड़ें मुश्तरक हैं और तारीख के धागे भी आपस में उलझे हुए हैं। लेकिन आज अगर कोई इन दोनों मुल्कों का मुआजना करे तो लगेगा जैसे ये दो अलग ही दुनियाएं हैं। एक तरफ जदीदियत, इस्तेकाम और खुशहाली नजर आती है और दूसरी तरफ एक ऐसी ज़मीन जो मुसलसल बहरान और मुश्किलात में घिरी हुई है। ये सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं, ये एक बहुत गहरा तज़ाद है और आज हम इसी की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो चलें इस कहानी को कुछ ठोस हक़ाइक़ से शुरू करते हैं। ये स्लाइड सिर्फ नंबर्स नहीं दिखा रही, ये दरअसल दो कौमों की तकदीर का खुलासा है। ज़रा देखें, ओमान की फ़ी का आमदनी यमन से 20 गुना से भी ज़्यादा है। मतलब एक आम ओमानी शहरी की माशी हालत एक आम यमनी शहरी से कई कई बेहतर है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये ज़िंदगी की लंबाई की भी बात है। ओमान में लोग औसतन एक दहाई से भी ज़्यादा जीते हैं। ये आदादोशुमार हमें बता रहे हैं कि यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ इंसानी तजुर्बात की कहानियाँ चल रही हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये ही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? पहला ख्याल जहन में क्या आता है? यही ना कि सारा कमाल तेल का होगा। लेकिन अगर बात इतनी सीधी होती तो तेल से मालामाल दुनिया के कई और मुल्क भी आज तरक्की की चोटी पर होते। हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। ये कहानी सिर्फ कुदरती वसाइल की नहीं है, बल्कि ये क़यादत के फ़ैसलों, इदारों की मजबूती और एक कौम के इज्तिमाई विजन की कहानी है। अब हम इस तज्ज़िये के पहले हिस्से में दाखिल होते हैं, जहाँ से ये दोनों रास्ते अलग होना शुरू हुए। देखें, किसी भी कौम की तारीख में कुछ ऐसे फैसला कुन मोड़ आते हैं जो मुस्तकबिल की पूरी सिमत बदल देते हैं। ओमान और यमन के लिए ये मोड़ उनकी क़यादत की कहानी से जुड़ा हुआ था। इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो दोनों मुल्कों की बुनियादों का फ़र्क है। एक तरफ तो ओमान है, जहाँ तकरीबन 2.5 सदियों से एक ही ख़ानदान, अल सईद ख़ानदान, ने एक मरकज़ी और मुस्तकिल हुकूमत फराम की। इस तसलसल ने मुल्क को एक सिमत और इस्तेहकाम दिया। दूसरी तरफ यमन की तारीख को देखें तो वो टूट फूट का शिकार रही। कभी बाहर की ताकतों का कंट्रोल, फिर 1990 में एक बहुत ही नाजुक सा इत्तेहाद और उसके बाद लगातार खाना जंगियों ने मुल्क की बुनियादों को कभी मजबूत होने ही नहीं दिया। और फिर आता है 1970 का साल। ये ओमान की तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक बगावत के बाद सुल्तान काबूस ने इख्तिदार संभाला। इस वक्त ओमान की हालत का अंदाज़ा लगाएं, पूरे मुल्क में सिर्फ 10 किलोमीटर पक्की सड़कें थीं और गिनती के चंद स्कूल और हस्पताल। लेकिन सुल्तान काबूस ने तेल से मिलने वाली दौलत को अपनी जेब में डालने के बजाय मुल्क की तामीर का एक 50 साला मिशन शुरू किया। उन्होंने इस पैसे से सिर्फ सड़कें और इमारतें नहीं बनाईं, बल्कि एक पूरी कौम की तकदीर बना डाली। ये बात जो किसी ने कही है ना, बिल्कुल सही बैठती है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में एक माहिर कंडक्टर सब साजों को मिलाकर एक खूबसूरत धुन बनाता है, बिल्कुल उसी तरह सुल्तान काबूस ने ओमान के बिखरे हुए वसाइल और कबीलों को एक कौमी धुन में पिरो दिया। उन्होंने एक तवील मुद्दती विजन के तहत मुल्क को मुनज़्ज़म किया। ये यमन की बटी हुई व गैर मुस्तकिल क़यादत से बिल्कुल उलट था, जहां कभी कोई एक कौमी धुन बनी नहीं सकी। तो अब सवाल ये है कि कुदरती वसाइल यानी तेल का क्या किरदार था? क्या ये एक नेमत साबित हुआ या ज़हमत बन गया? क्योंकि दुनिया की तारीख हमें बताती है कि ज़मीन से निकलने वाला ख़जाना हमेशा कौमों के लिए खुशहाली नहीं लाता। सारा इन्हिसार इस बात पर होता है कि इस ख़जाने को इस्तेमाल करने वाले हाथ और दिमाग कैसे हैं। इस बात को समझने के लिए ना, माशियात में एक बहुत मशहूर नज़रिया है जिसे वसाइल की लानत या रिसोर्स कर्स कहते हैं। ये नज़रिया ये कहता है कि जिन मुल्कों के पास कुदरती वसाइल जैसे तेल या हीरे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अक्सर गुर्बत और बदनवानी का शिकार हो जाते हैं। वजह, सारी तवज्जो बस एक ही चीज़ से पैसे कमाने पर लग जाती है, बाकी मौशत को कोई नहीं पूछता और दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम झगड़ों को जन्म देती है। लेकिन यहाँ आता है कहानी में असल ट्विस्ट। हैरान कुन तौर पर ओमान ने इस वसाइल की लानत वाले नज़रिए को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। तहकीक बताती है कि ओमान ने अपनी तेल की दौलत को एक ऐसी सीढ़ी बनाया जिस पर चढ़कर उसने तरक्की की मंजिलें तय कीं। यहाँ तेल की दौलत ने तरक्की को रोका नहीं, बल्कि उसके लिए इंजन का काम किया। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? इनका प्लान क्या था? बड़ा सीधा सा लेकिन बहुत गहरा प्लान था। ओमानी क़यादत ये समझ गई थी कि तेल एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने तेल से आने वाले हर रुपए को मुस्तकबिल की मईशत की बुनियाद रखने में लगाया। उन्होंने दुनिया के मेयार की बंदरगाहें बनाई, सियाहत को एक बड़ी इंडस्ट्री बनाया और सबसे बढ़कर तालीम पर पैसा लगाया ताकि उनके अपने लोग मुल्क को चला सकें। और दूसरी तरफ यमन की कहानी एक बहुत ही अफसोसनाक मोड़ लेती है। यहाँ लंबी खाना जंगी और अदम इस्तेहकाम ने एक ऐसी मईशत को जन्म दिया जिसे माहिरीन जंगी मईशत या वॉर इकॉनमी कहते हैं। ये एक ऐसा खौफनाक सिस्टम है जिसमें जंग और अफरा तफरी कुछ ताकतवर ग्रोहों के लिए मुनाफा का जरिया बन जाती है।
इस सिस्टम में अमन कायम करना इन गिरोहों के लिए घाटे का सौदा होता है। स्मगलिंग, ब्लैक मार्केट और वसाइल पर गैर कानूनी कब्जे से वो बेतहाशा दौलत कमाते हैं। इस मईशत का ईंधन ही अदम इस्तेहकाम है। ये एक ऐसा चक्कर है जो मुल्क को अंदर से खोखला करता जाता है, जहां आम लोग गरीब से गरीब तर होते जाते हैं और रियासत का वजूद सिर्फ नाम का रह जाता है। और ये सारी बात हमें कहानी के सबसे अहम नुक्ते की तरफ ले आती है, इस्तेहकाम और मजबूत इदारे। क्योंकि एक अच्छी क़ियादत और कुदरती वसाइल भी उस वक्त तक बेकार हैं जब तक उन्हें चलाने के लिए एक काबिल और मौसर निज़ाम यानी मजबूत इदारे मौजूद ना हों। यहाँ देखें, फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। ओमान ने एक मरकज़ी और मौसर रियासत बनाई जिसके इदारे काम करते थे। खारजा पॉलिसी में गैर जानिबदारी अपनाई, जिसकी वजह से इसे मशरिक़ वस्ता का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। इस पॉलिसी ने इसे इलाकाई झगड़ों की आग से बचाए रखा। इसके बिल्कुल बरक्स यमन में मरकज़ी हुकूमत हमेशा कमज़ोर रही, जहां कबायली वफ़ादारियां कौमी शनाख्त पर हावी रहीं और इदारों का निज़ाम करप्शन की वजह से बिखर गया। अच्छा, ये सारी सियासत और मईशत की बातें तो हो गईं, लेकिन इस सब का एक आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? क्योंकि आखिर में किसी भी मुल्क की कामयाबी का पैमाना उसके आदाद व शुमार नहीं होते, बल्कि उसके शहरियों की ज़िंदगी का मयार होता है। ये चार्ट सच पूछें तो पूरी कहानी खुद ही बयान कर रहा है। इंसानी तरक्की का इशारिया जो तालीम, सेहत और मेयार ज़िंदगी को नापता है, ये दिखा रहा है कि ओमान दुनिया के बहुत आला तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा है, जबकि यमन कम तरक्की वाले ममालिक में शामिल है। ये सिर्फ दो लकीरें नहीं हैं, ये दो नस्लों के मुस्तकबिल का फ़र्क है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, इनके पीछे पूरी पूरी जिंदगियां हैं। सोचें, 1970 में ओमान में पैदा होने वाला एक बच्चा औसतन 50 साल जीने की उम्मीद रखता था। आज इसी मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा 80 साल की उम्मीद रख सकता है। ये 30 साल का फ़र्क सेहत, तालीम और खुशहाली की वजह से आया है। दूसरी तरफ यमन में जंग ने कई दहाइयों की तरक्की को ख़त्म कर दिया है और तालीमी निज़ाम तबाही के दहाने पर खड़ा है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? सबसे बड़ा सबक जो ओमान और यमन की कहानी से मिलता है वो ये है कि किसी भी मुल्क का सबसे कीमती वसीला उसकी ज़मीन के नीचे छुपा तेल या सोना नहीं होता, बल्कि उसकी मुस्तहकम क़यादत, दूरंदेशी मनसूबाबंदी और आमन होता है। कौम की तकदीर का फ़ैसला वसाइल की मिक़दार से नहीं, बल्कि उन वसाइल को इस्तेमाल करने वाले विजन से होता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अदम इस्तेकाम की असल कीमत क्या होती है जो नस्लों को अदा करनी पड़ती है। और एक ऐसी कौम की तामीर के लिए जो वक्त के हर तूफ़ान का मुकाबला कर सके, आखिर कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं।